दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 7 जनवरी 2022 के ईवीएस सेक्शन के कुछ क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए 61 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है, तो इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है। तो यहाँ पे देखिए चाल निकालना है। तो चाल बराबर आपको पता होगा कि दूरी गुणे समय होता है। तो दूरी गुणे समय होता है तो दूरी हम लोगों को रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो दूरी दिया हुआ है 504 है और समय कितना दिया है 7 घंटे दिया है। तो 7 से हम लोगों को 504 काट देना है तो आएगा 72 आएगा। तो यहाँ पे किलोमीटर पर हावर में आएगा। तो लेकिन हम लोगों को यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो जो मीटर पर सेकेंड में रखेंगे तो किलोमीटर का हो जाएगा 5/18 से काट देंगे 72 को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्ची यक्ष पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह ओ पर पहुंचती है जो यक्ष के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके ओ से वाई तक पहुंचती है। वाई से यक्ष की दूरी और वाई के सापेक्ष यक्ष की दिशा क्रमशः क्या है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50 मीटर उत्तर पश्चिम। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 63 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सलाद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। देखिए ऑप्शन से सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि सलाद लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं, अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो देखा जाए तो सलाद सबसे आलसी जानवर होते हैं। तो यहाँ पर 50 वृक्षों की बात तो बिल्कुल गलत कहा गया है क्योंकि यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही 40 वर्षों में सफर कर पाते हैं। तो इसलिए यह फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब लिखा है सेकंड कि सलाद लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो यह भी बिल्कुल गलत है। अब सलाद लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 64 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित है। ए कह रहा है कि आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी। बी कह रहा है कि वर्षा जल का रिसाव कम होगा। सी कह रहा है कि बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। डी कह रहा है कि भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से जो बी और सी वाला है ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में कहीं पे भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ हिंदी वाले में जो बच्चे हिंदी सेलेक्ट किए तो उनका गलत है। जबकि अगर ऑप्शन इंग्लिश में देखें तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी एंड सी वाला जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो हिंदी वाले थे उनको 1 नंबर प्लस में मिला हुआ था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे बी और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 65 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड 1.694 किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 66 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन करा है मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। यहाँ पर ऑप्शन सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि त्रिपुरा असम मणिपुर। तो यह क्या है मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 67 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेशों में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा मतलब पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी।
तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लद्दाख, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। भारत के मिजोरम राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 68 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है। ऑप्शन कर रहा है तिब्बत, नेपाल, भारत, चीन। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल देश का भाग है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 69 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो ऑप्शन करा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत बनाना, मोम का घोल बनाना, थर्ड करा है दूध से पनीर बनाना, और यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन करा है कि गाय के गोबर से बायोगैस का बनना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मोम का घोल बनाना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 70 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। ए करा है कि वृक्षों की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। बी करा है कि जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। सी करा है कि जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। डी करा है कि जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना। ई करा है कि लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। तो बरगद के वृक्षों की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, सी, ई। तो ए, सी और ई वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 71 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड मनाली। तो वो जो छात्रा है मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश से आई हुई है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 72 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा। यहाँ पर जो विकल्प है वह राइट है ऑप्शन नंबर थर्ड दूध, सब्जियां और पालक फल। तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 73 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए करा है कि प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं। बी करा है कि प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। सी करा है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। डी करा है यदि काम करने वाली मक्खियाँ न हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। ई करा है कि नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। इनमें से सही कथन पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बी, सी, डी। तो बी, सी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 74 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। तो यहाँ पर ए करा है कि शरीर का सल्कों से ढका होना। बी करा है कि भूमि पर तथा जल में रह सकना। सी करा अंडे देना। डी करा है जहरीला होना। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड केवल सी। तो जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि अंडे देना। तो अंडे देना वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 75 नंबर का क्वेश्चन है। तो 75 वाला देखिए हमसे पूछ रहा है कि केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए करा या जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। तो यह बिल्कुल सही करा है। बी करा कि यह मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके मल से मृदा उपजाऊ बनते हैं। तो यह भी सही बात कह रहा है। सी करा है यह अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। और डी करा है कि यह जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। ई करा है कि रसायनों का छिड़काव केचुओं को प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
थर्ड, ए, बी और सी। तो यह तीनों बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 76 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। ए करा है कि गतिविधि आधारित शिक्षा, बी करा है रटना सीखना, सी करा है पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा, डी करा है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प का चुनाव करना है कि सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और डी। तो ए और डी वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 77 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। ए कह रहा है कि बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बी कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही करा है। सी करा है कि बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के संलग्न करना। तो ये भी बिल्कुल सही करा है। बच्चों को ज्ञान के लिए एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। तो यह उतना सही नहीं लग रहा है, तो इसलिए यह वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी, सी। तो यह बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए अब नेक्स्ट है 78 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 79 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने की लिए चुनौती है। ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है रटना सीखना, सम्मिलित आधारित सीखने का स्तर, अवधारणाओं का विवरण, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। देखिए आप लोगों को बताते हैं, अगर सीटेट एग्जाम में कभी भी अगर कोई भी पॉजिटिव चीज़ में पूछता है, अगर अवसर आ गया तो वो विकल्प जो है 100% सही होने की गारंटी होती है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान से एग्जाम में कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 80 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चों क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होनी चाहिए। एक कह रहा है वाद विवाद का प्रावधान, अनुभवात्मक सीखना, कहानियाँ, तथ्य और सूचनाएं। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, बी और सी। तो यह बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 81 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय है। तो उप विषय बताना है, मतलब इसमें सब थीम बताना है, थीम नहीं बताना है, सब थीम बताना है। तो इसमें देखिए जो थर्ड ऑप्शन है पौधे, तो यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर परिवार और दोस्त, आश्रय और यात्रा, तो यह जो तीनों हैं, तो यह क्या है, ये थीम है, यह विषय है। तो अगर उप विषय पूछेगा तो पौधे हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 82 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। ए करा कि ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, बी करा वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, सी करा प्रयोगों के द्वारा, डी करा विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन। सही विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 83 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब है। ऑप्शन यहाँ पर सारे दिए गए। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कि ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 84 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते है यदि। ऑप्शन यहाँ पे सारे दिए गए। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छे संसाधन हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, स्कूल पुस्तकालय, ट्विटर, फेसबुक। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। तो बच्चा जो है क्षेत्र भ्रमण के आयोजन द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि। ए करा रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बी बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है,
सी कह रहा है कि संचरित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है। डी कह रहा है कि बच्चों को निबंध सीखने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी और सी। तो यहाँ पर जो निबंध लिखने की बात आती है तो वो निगेटिव पॉइंट में जाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 87 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 87 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि ए कह रहा है वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, बी कह रहा है कि वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, सी कह रहा है वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं, डी कह रहा है शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों को आसपास से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ए, बी और सी वाला। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 88 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, औपचारिक स्थितियों से संबंधित आकलन। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि सीखने के लिए आकलन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब नेक्स्ट है 89 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ईवीएस में सहपाठी आकलन है, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन, सीखने के परिणामों का आकलन, सीखने का आकलन। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का प्रयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या गतिविधियों को एकत्र करता है, शिक्षक उपयोग कर रहा है। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, रूब्रिक, पोर्टफोलियो, व्याख्यानात्मक रिकॉर्ड, प्रेक्षण पत्रक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 पोर्टफोलियो। तो इस तरीके से हम लोगों का ईवीएस का 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।